श्रीहरि बोरकर जी, साथ ही हमारी व्याख्यानमाला समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ अभिभाषक अशोक चितले जी, इंदौर नगर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी, अभ्यास मंडल के व्याख्यानमाला समिति के उपाध्यक्ष बड़जात्या जी, अभ्यास मंडल के अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता जी, हमारी सचिव डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, सभी से निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य का प्रारंभ एक सकारात्मकता के साथ किया जाता है और वो सकारात्मकता हमें प्रदान होती है दीप प्रज्वलन के साथ। मैं हमारे सम्मानीय वक्ता और अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि दीप प्रज्वलन कर हमारे ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला का शुभारंभ करें। बड़े सौभाग्य की बात है कि मां अहिल्या की नगरी में हमारी ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला परस्पर सहयोग और सामंजस्य के साथ 64 वर्ष पूर्ण कर रही है। हम सभी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारी ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला में श्रीहरि बोरकर जी उपस्थित हैं। साथ ही हमारे बीच पुष्पमित्र भार्गव जी, शंकर ललवानी जी और अभ्यास मंडल परिवार के अध्यक्ष और सचिव दीप प्रज्वलन के समय उपस्थित हैं। माँ भारती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ अहिल्या के चरणों में प्रणाम करती हूँ। देश के सबसे स्वच्छ शहर, देश में अपनी संस्कृति अपनी परंपरा के लिए जाने जाने वाला शहर माँ अहिल्या की नगरी इंदौर में आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्रीहरि बोरकर जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। इंदौर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय शंकर ललवानी जी, हमारी इस व्याख्यानमाला समिति के माननीय अध्यक्ष अधिवक्ता आदरणीय अशोक चितले जी, इस समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय अशोक बड़जात्या जी, अभ्यास मंडल के माननीय अध्यक्ष जी, संचालन करी आदरणीय पल्लवी दीदी, यहाँ उपस्थित सभी सुधी श्रोतागण। 66 वर्ष की ये जो बहुत लंबी यात्रा है, ये आप जितने भी लोग समक्ष बैठे हैं, मुझे लगता है कि हम जितने लोग हैं, हमसे ज्यादा साक्षी आप सभी लोग इस यात्रा के हैं। किंतु मंच पे जो आज हमारे बीच में वक्ता उपस्थित है, उनके लिए अभ्यास मंडल का परिचय कराना अत्यंत प्रासंगिक है। एक ऐसी संस्था जो विचारों के प्रवाह को लेकर के प्रारंभ हुई, कुछ युवाओं ने तय किया कि कैसे हम अपने करियर के साथ साथ देश और समाज के लिए विचार कर सकते हैं, देश और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। हम जिस शहर में रहते हैं, उस शहर के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है। इस भाव के साथ वैचारिक आंदोलन के रूप में अभ्यास मंडल प्रारंभ हुआ और लगातार वो वैचारिक आंदोलन कब रचनात्मक कार्यों का रूप लेता गया। जिस प्रकार से नर्मदा मैया का आगमन इंदौर में हुआ, उसका श्रेय जो है अभ्यास मंडल के उस समय के जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको जाता है। वर्तमान में भी पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न कार्य लगातार अभ्यास मंडल करता है। कैसे जल संरक्षण किया जाए, किस प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, अधिकतम पौधों को लगाना और वो पेड़ बने तब तक उनकी चिंता करना। कान सरस्वती नदी जो है वो इंदौर की विरासत है, धरोहर है, जो नाले में बदल गई थी। कैसे वो पुनः, जैसे हमारे वरिष्ठ जनों ने देखी है कलकल छलछल करती कान नदी, वो दिखाई दे, इसको लेकर के श्रमदान करना और लगातार इस संबंध में संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करना, शासन प्रशासन से इसके लिए संपर्क में रहना, ये काम अभ्यास मंडल अनवरत करता है। आज की जो पीढ़ी है जो केवल करियर के पीछे भाग रही है, भौतिकवाद के पीछे भाग रही है, किस प्रकार से जिस समाज में वो रहती है, जिस शहर में वो रहती है, जिन संस्थानों में वो पढ़ती है, उसके प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है, तो सामाजिक सरोकार के साथ युवाओं को कैसे जोड़ा जा सकता है, ये प्रयास अभ्यास मंडल बहुत लंबे समय से कर रहा है। लगातार शहर की जनसंख्या बढ़ी है तो स्वाभाविक रूप से यातायात की जो स्थिति है वो भयावह हुई है।
कैसे मैदान पर उतर करके यातायात के प्रति जागरूकता लाई जा सकती है, कैसे हम बेहतर यातायात बना सकते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते भूमिका निभा सकते हैं। तो विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ लगभग 2 सप्ताह में एक बार मैदान पर उतरकर यातायात संभालना, उनको उसके प्रति जागरूक करना, ये काम भी लगातार अभ्यास मंडल कर रहा है। किस प्रकार से चाहे शहर के मास्टर प्लान की बात हो, शहर में मेट्रो की बात हो, शहर के BRTS के विषय में बात हो, शहर में लोक परिवहन का विषय हो, ऐसे सारे विषय जो शहर के विकास से संबंधित हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अभ्यास मंडल पूरा जो परिवार है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग करके इन सभी बातों में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, ताकि सोशल ऑडिट के माध्यम से बहुत बेहतर सुविधाएं जो है वो शहर को मिल सके, शहर के नागरिकों को मिल सके। ऐसी कोई भी समस्याएं जो ध्यान में आती है कि शासन प्रशासन के माध्यम से कुछ विषयों को लेकर के यदि कोई नकारात्मक निर्णय लिया गया है, किस प्रकार से उस पर चर्चा होना चाहिए, कैसे उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इस और भी अभ्यास मंडल कार्यरत है। अगला, जैसा हम सबको ध्यान में है, मासिक व्याख्यानों के माध्यम से समसामयिक विषयों पर विशेषज्ञों के वक्तव्य और ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला के माध्यम से देश भर में क्या चल रहा है, ऐसे विषयों के लिए यहाँ पर जितने भी विशेषज्ञ हैं उनको बुला करके उनके माध्यम से अपनी समझ बढ़ाने का काम जो है वो अभ्यास मंडल परिवार अनवरत कर रहा है। इन 66 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों के जब हम देखते हैं तो कई मुख्यमंत्री, कई पूर्व जो है माननीय प्रधानमंत्री, कई महामहिम राज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री, इस प्रकार के कई ख्यातनाम जो वक्ता हैं वो यहाँ आए हैं। और जैसा अभ्यास मंडल की नीति है कि 66 वर्ष में भी अभ्यास मंडल उतना ही हुआ है। हमारे जितने भी वरिष्ठ जन हैं, हम सब पर अपना पूरा विश्वास जताते हैं और आप सबके सहयोग से जो युवा पीढ़ी है वो लगातार इस काम को कर रही है। ये जो व्याख्यानमाला है, 64वीं ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला इसलिए है क्योंकि 2 वर्ष जब कोरोना के थे उस समय हमने ऑनलाइन व्याख्यानमाला करी थी जो प्रत्यक्ष नहीं थी। तो ये जो हमारी व्याख्यानमाला अगर ऐसे देखेंगे तो 66वीं ही व्याख्यानमाला है। आज की इस व्याख्यानमाला में जो विषय हम सबके समक्ष है उसके लिए हम माननीय जो श्रोता है उनको सुनेंगे ही। आप सबका साथ और सहयोग सदैव अभ्यास मंडल को मिलता है। कोई भी पेड वर्कर जो है अभ्यास मंडल में नहीं है, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता अभ्यास मंडल नहीं लेता। इसीलिए पूरी विश्वसनीयता के साथ, पारदर्शिता के साथ समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके अभ्यास मंडल लगातार सभी के सहयोग से काम करता है। ऐसे अभ्यास मंडल परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद माला दीदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्याख्यानमाला समिति के अध्यक्ष आदरणीय अशोक चितले जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ स्वागत भाषण के लिए। अभ्यास मंडल की ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला में आप सभी का स्वागत है। आपके सहयोग और साथ से अनवरत 64 वर्ष से अभ्यास मंडल इस व्याख्यानमाला में सक्रिय है। ऐसी अनवरत व्याख्यानमाला इतने समय से शायद एक कीर्तिमान होगी, इसमें भी रिकॉर्ड। आज की इस व्याख्यानमाला के उद्घाटन में आज हमारे मध्य उपस्थित श्री हरि बोलकर जी आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। इंदौर अहिल्यानगरी स्वच्छतम शहर इंदौर का है और नई दिल्ली बिल्कुल स्वच्छ नहीं है। ये मुझे इसलिए मालूम है कि मेरे जीवन के 1/4 साल दिल्ली में गए और आज भी मेरा दिल्ली में ऑफिस भी है और घर भी है। तो बोरीकर जी को इंदौर की स्वच्छता देख के जरूर अच्छा लग रहा। शंकर लाल नागवानी जी आचार्य, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आपका हमेशा सहयोग अभ्यास मंडल को मिलता रहा है और आगे भी हमेशा रहेगा। आप सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपके ही कारण से इतने साल ये व्याख्यानमाला सफल होती रही है। अभ्यास मंडल के इस व्याख्यानमाला का अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि ये अगले हफ्ते में जो भाषण होंगे
इनका आप पूरा एंजॉय करेंगे और सीखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अशोक चितले सर। समय अभाव के कारण हमारे बीच हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी का उद्बोधन के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। उन्हें किसी कार्य की व्यस्तता की वजह से थोड़ा जल्दी यहाँ से फ्री होना है, इसलिए मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय श्री श्रीधर जी, आदरणीय चितले जी, आदरणीय अशोक प्रजापति जी, आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय महाराज जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, अभ्यास मंडल की जितनी उम्र है मैं उससे छोटा हूँ और अभ्यास मंडल के बारे में महाराज जी ने बहुत ही विस्तृत रूप से हमें जानकारी दी और चितले जी ने भी इसके बारे में दी। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अभ्यास मंडल हमारे इंदौर का दर्पण है। दर्पण इसलिए कह रहा हूँ कि जो है वो दिखता है, चाहे वो चेहरा जितना सुंदर होगा उतना दर्पण अच्छा दिखेगा। अगर चेहरे में कुछ भी दाग होगा तो आप दर्पण के रूप में हमें बताते भी, कोई भी सरकार हो, प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो। और एक अभ्यास मंडल को लेके सिर्फ इंदौर में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इसकी ख्याति है। मैं जब दिल्ली में कुछ वरिष्ठ नेताओं से मिलता हूँ तो वो अभ्यास मंडल के बारे में चर्चा करते हैं। एक हमारे मित्र हैं, उनको मैंने बताया था कि अभ्यास मंडल में इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, तो आज वो दिल्ली से स्पेशली इंदौर आए, पीछे बैठे हुए अकेले में। अनुराग जी, ये दिल्ली से सिर्फ अभ्यास मंडल सुनने के लिए आए हैं। जब मैंने उनको बताया कि अभ्यास मंडल में इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो ये हमारी ख्याति है। ये तभी है कि जो वस्तुस्थिति, जो प्रशासन हो, सरकार हो, समाज हो, हम उनके विषयों को लेकर बहुत सारा लंबा इतिहास है, नर्मदा आंदोलन से लेके, मास्टर प्लान से लेके, बहुत सारे पर्यावरण से लेके, और हम हमेशा चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, हमेशा हम अभ्यास मंडल के साथ में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो मेरी इस ग्रीष्मकालीन जो व्याख्यान माला है उसके लेकर मेरी शुभकामनाएं, और अतिथियों से क्षमा मांगते हुए मैं फिर शामिल हूँगा। पिछली बार मैं आया था, जो मेरे विषय रुचि के मैं सुनता भी हूँ, तो मैं जरूर फिर शामिल हूँगा। मैं क्षमा चाहते हुए, आपसे इजाजत मांगते हुए इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे बीच हमारे व्याख्यानमाला के उद्घाटन सत्र में उपस्थित श्री हरि बोरीकर जी नागपुर महाराष्ट्र से हैं। आपने बीकॉम DBM की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात आपको ये महसूस हुआ कि सामान्य जीवन तो सभी जीते हैं, परंतु राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना भी मेरा दायित्व है। इस मानसिकता और विचारधारा को आपने युवा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर पूर्ण करने का प्रयास किया। आप 1996 में ABVP से जुड़कर संपूर्ण समर्पण के साथ पूर्णकालिक सेवक बनकर कार्य प्रारंभ किया। आप ABVP में आने के पश्चात प्रारंभ के 6 वर्ष आपने विदर्भ जैसे क्षेत्र जहां पर्याप्त सुविधाओं का अभाव होते हुए भी पूर्ण समर्पण व राष्ट्र सर्वोपरि की संकल्पना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। तत्पश्चात 2002 से 2009 तक आप जम्मू कश्मीर में अपना दायित्व पूर्ण किया और विपरीत मानसिकता, वातावरण व अस्वीकारिता के वातावरण में भी आपने अपनी कार्यशैली, वक्तव्य कौशल व दृढ़ संकल्प के साथ अपने प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन कर एक आदर्श स्थापित किया। इसके पश्चात आपने 8 वर्ष अर्थात 2009 से 2017 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जिसे 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम व नागालैंड क्षेत्र आते हैं, मैं अपना क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में प्रभाविता से अपने कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन कर एक मिसाल कायम की। तत्पश्चात आपने 5 वर्ष उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल में क्रमशः अपने दायित्वों को पूर्ण किया। वर्ष 2013 से 2015 तक आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे। इसी के साथ आपको अखिल भारतीय विश्वविद्यालय के कार्य प्रमुख का भी दायित्व सौंपा गया था।
आपने मॉस्को अर्थात रशिया के इंटरनेशनल यूथ लीडर्स समिट में भी अपनी भूमिका द्वारा युवाओं को मार्गदर्शन देने का कार्य किया है। वर्तमान में आप अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के उत्तर क्षेत्र संगठन मंत्री हैं एवं केंद्रीय टोली के सदस्य हैं और आपका केंद्र दिल्ली है। ऐसे राष्ट्र को समर्पित व्यक्तित्व आज हमारे बीच वक्ता के रूप में उपस्थित है। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मैं हमारे आज के वक्ता को ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। उद्बोधन के लिए विषय है सुशासन का आधार नागरिक कर्तव्य। व्याख्यानमाला इसके उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय श्री शंकर लालवानी जी अभी चले गए, श्रीमान अशोक चितले जी, श्रीमान अशोक बड़जादा जी, श्री रामेश्वर गुप्ता जी, बहन डॉक्टर माला सिंह ठाकुर जी, बहन डॉक्टर पल्लवी आवाड़ जी, आड़व जी और इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य प्रबुद्ध कर्मठ नागरिक भाइयों बहनों, मैं ये सारे शब्द तो बहुत कम है, लेकिन जिस समय पहली बार मैंने सुना और 64 साल से लगातार किसी एक प्रकल्प को चलाना, जो संगठन चलाते हैं उनको पता होता है। निरंतरता बनाए रखने के लिए जो एक कमिटमेंट चाहिए, एक उत्साह चाहिए, समाज के प्रति कुछ संवेदना चाहिए, समाज के लिए कुछ देने का भाव चाहिए, और यह सब कुछ जिन्होंने अपने जीवन में इतना समय दिया है, ऐसे सब लोगों के सामने कुछ विषय रखने का सौभाग्य मुझे आज माला जी के कारण मिला। तो मैं अभ्यास मंडल को और सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस दधीची के पवित्र कार्य में एक छोटा सा सहभाग करने का मुझे भी सौभाग्य उन्होंने दिया। आप जैसे बुद्धिजीवियों के बीच में मैं शायद किस तरीके का विषय रखा पाऊंगा, ये शायद मेरे लिए थोड़ी परीक्षा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बुद्धिजीवी आकर बोल के गए हैं और मैं तो शायद शुरू से ही जमीन स्तर पर कार्य करने वाला कार्यकर्ता रहा, और इसलिए कार्यकर्ता के नाते जो मेरे पास अनुभव की पूंजी है वो शायद मैं थोड़ा सा इस विषय के अनुरूप आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। बहुत बार सुशासन और उसका आधार नागरिक कर्तव्य जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से देश में शासन कैसा है, वह कैसे चुनकर आया है, किसने उनको चुनकर दिया है, चुनकर आने के बाद उनका व्यवहार क्या होता है, किस प्रकार की योजना वो लाते हैं, किस प्रकार की उद्देश्य उनका सत्ता में आने का होता है। तो मुझे लगता है कि सुशासन के साथ यदि शासन के साथ यदि जुड़ेंगे तो ये सु जो शब्द जुड़ा है उसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सुशासन की बात करेंगे तो एक सुदृढ़ शासन होना चाहिए, एक सशक्त शासन होना चाहिए, एक संवेदनशील शासन होना चाहिए, सविष्कार करने वाला शासन होना चाहिए। नए प्रयोग शायद कोविड के दौरान बहुत सारे नए प्रयोग हुए, लेकिन बिना कोविड की स्थिति आते हुए भी प्रयोग करना और नवाचार लाना, समाज में कुछ स्थापित करना, इसके लिए भी एक कल्पकता चाहिए होती है। और इसलिए एक सुदृढ़ समाज, समृद्ध समाज, संतुलित शासन, मतलब बड़े सारे विषय आते हैं जैसे अभी आ रहा है, लेकिन उसमें भी संतुलित शासन को संतुलित चलाना
ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए संतुलित शासन, संयमित शासन, कौन सा निर्णय लेना चाहिए, किस आधार पर कितना आगे बढ़ना चाहिए, कौन सी योजना लानी चाहिए, इसका भी एक संयम होना चाहिए। नहीं तो कई बार कई ऐसी योजना होती है कि जिसके परिणाम कई सालों तक देश को भुगतने पड़ते हैं। ऐसी भी योजनाएं कुछ लोगों ने चलाई थी, मैं उसका उल्लेख अभी नहीं करूंगा। लेकिन एक संयमित देश को कैसे चलाना, उसका एक शासन होता है, स्वस्थ शासन, और दूसरा लास्ट में सशक्त शासन। जिनके हाथों में है उनको लगना चाहिए कि मैं स्वस्थ और सशक्त हाथों में हूं, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके हाथ में है। और इसलिए जब हम शासन शब्द की बात कहते हैं तो शायद इतने सारे उसके एक एंगल हम सब लोगों के सामने आते हैं। लेकिन शासन चलाते समय डॉक्टर हेडगेवार जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उस समय के दोनों व्यक्तित्वों की यदि बात करेंगे तो एक ही समय पर देश के लिए, राष्ट्र के लिए चिंतन करने वाले व्यक्तित्वों की बात करेंगे तो दोनों डॉक्टरों का योगदान एक बहुत बड़ा योगदान रहा। यदि संविधान की बात करेंगे तो संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शुरू में लिखा था कि संविधान पूरा होने के बाद में जब 1950 में लागू हुआ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक पत्रकार ने पूछा कि ये जो संविधान है ये सफल होगा या विफल होगा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस समय कहा कि यह संविधान सफल या विफल, यह संविधान जिनके हाथों में है ये इनके हाथों पर निर्भर रहेगा। इस संविधान को किस तरीके से वो सामान्य जनों में स्थापित करते हैं और आर्टिकल 14, 19 और 21 इन तीनों को समाज में कैसे एकरूप कर सकते हैं, उनके हाथों में, जिनके हाथों में होगा वो देश को कैसे चलाते हैं उसके आधार पर। नहीं तो अच्छे से अच्छा संविधान भी यदि बुरे लोगों के हाथ में है तो वो संविधान कोई उपयोग का नहीं है। लेकिन बुरे से बुरा भी संविधान यदि अच्छे लोगों के हाथ में होगा तो शायद उसका अच्छा परिणाम हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की जनता इस संविधान को लेकर चलेगी और इस दुनिया में एक फिल्मों राष्ट्र बन सकता है। इस प्रकार का उनका एक विजन था, व्यक्तित्व था। आज सच में यदि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस कथन को यदि हम देखें तो संविधान एक ही है, लेकिन जिन राज्यों में जो सत्ता जिस प्रकार से चुनकर आई, जिन राज्यों पर सत्ता जिस प्रकार से कार्य कर रही है, जो शासन वहां पर कार्य कर रहा है, इसमें असमानता क्यों ध्यान में आती है? तो इसका मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो वाक्य था वो बहुत सही था कि जिनके हाथों में यह संविधान होगा, सत्ता होगी, वो संविधान को कैसे चलाते हैं उस पर फिर विफल हो सकता है। और इसलिए संविधान वही है। आज देश पूरा संविधान के आधार पर देश प्रगति कर रहा है, लेकिन इसी संविधान को साथ में लेकर कई प्रांतों में आज भी हम देख रहे हैं कि सत्ता में आने तक तो शायद हो सकता है कि अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचार मत हो सकते हैं। चुनाव प्रचार में जब लोग जाते हैं तो अपने अपने मतों को लेकर शायद प्रभावी ढंग से सब लोग बोलते हैं, भाषण देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस समय सत्ता का निर्णय होता है, जनमत मिलता है, उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री बनेगा या जो भी शासन में बैठेगा उसके लिए सारे समाज के सारे व्यक्ति, सारे प्रदेश के सारे व्यक्ति एक समान होते हैं। वो किसी विचार के नहीं होते हैं, वो आपके स्टेट के नागरिक है, वो आपके देश की जनता है। चुनाव से पहले कुछ भी होगा, लेकिन जब चुनकर आप आए तब उसके बाद आप भेदभाव नहीं कर सकते। तब उसके बाद संविधान के तहत ही आपको शासन चलाना चाहिए। और इसीलिए सुशासन की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 3 बातों को लेकर मैं विशेष रूप से तुलनात्मक अध्ययन कोई करना चाहता है तो जरूर करना चाहिए। दिस इज राइट टाइम, ये बिल्कुल सही समय है तुलनात्मक अध्ययन करने का। 2012 के बाद की स्थिति हम देखेंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन देश भर में शुरू हुआ और भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए।
सब लोगों ने मिलकर एक आंदोलन आवाज उठाई। उस आंदोलन में से परिवर्तन भी आया, हम सब लोगों ने देखा। लेकिन उस समय उस आंदोलन की पूरे धारा प्रवाह में कुछ लोगों ने अपने आप को सशक्त बना लिया, और उसके बाद में हम सब लोग जानते हैं कि केंद्र में तो परिवर्तन आया, लेकिन उस आंदोलन से कुछ एक पक्ष उभरे जिन्होंने पहले तो बहुत भाषण दिए कि हम शासन में आने के बाद इस प्रकार का परिवर्तन करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन 10 साल तक यमुना जी में छठ पूजा जब होती थी तब प्रदूषित पानी में ही लोग नहाते थे। प्रदूषित पानी के ऊपर भी आस्था का विजय होता था। लोगों ने आस्था से नजरअंदाज नहीं किया। लेकिन क्या इस घटना को, इस प्रसंग को जो सत्ता में बैठे हैं वो देख नहीं रहे थे क्या? और इसलिए सत्ता में आने वाले जो लोग हैं, जो शासन में बैठे लोग हैं, उनमें उनका शासन में आने का उद्देश्य क्या है? शासन में क्यों जाना चाहता है? केवल सत्ता का उपभोग करने के लिए शासन में यदि जाता है तो शायद उसका उदाहरण ये है कि केवल सत्ता में जाना चाहिए बस। लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या? तो प्राथमिकता यदि केवल सत्ता में आना है तो उसका यह उदाहरण हो सकता है। कई जगह पर केवल सत्ता परिवर्तन करना, यही उद्देश्य सत्ता परिवर्तन कर रहा था। शासन में आने के लिए केवल सत्ता परिवर्तन करना, और इसलिए किसी एक्स की यदि सत्ता है तो उसको उठा के वाई की सत्ता आनी चाहिए, और इसलिए पूरी ताकत वहां पर झोंक दी जाती है। जो पहले की सत्ता थी शायद 30-35 साल से चल रही है, लेकिन उस सत्ता ने भी समाज का क्या विकास किया तो उसका अध्ययन भी करेंगे तो ध्यान में आता है। और इसलिए सत्ता परिवर्तन के लिए सब लोग सामाजिक जनता, सामान्य जनता प्रयास करती है कि नहीं अब शायद कोई नया शासन आएगा जो शायद इतने सालों तक हमको नहीं समझ पाया, अब हमको समझेगा। और इसलिए इस आशावाद के साथ लोग सत्ता परिवर्तन करते हैं, अपने मत को बदलते हैं। आज एक मीम चल रहा था कि तुमने एक वोट दिया और उसने पाकिस्तान को छोड़ दिया। तो एक वोट कहां का परिणाम करता है, ये एक मीम में छोटा सा उसने बताया। तो लोग ऐसी अपेक्षा करते हैं कि भाई परिवर्तन होना चाहिए, अब दूसरा शासन आएगा तो हमारे हित की बात करेगा। लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद में भी यदि लिविंग स्टैंडर्ड, विकास का स्तर यदि वही रहता है तो केवल सत्ता परिवर्तन हुआ, समाज परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब जो सत्ता में आया उनका भी केवल उद्देश्य ही था कि सत्ता में जाना, सुशासन देना नहीं था, शासन में आना चाहिए। और एक परिवर्तन होता है जो एक वैचारिक परिवर्तन है, जो निरंतर एक प्रवाह के साथ परिवर्तन आ रहा है, लेकिन उस परिवर्तन के पीछे राष्ट्र सर्वोपरि है, देश प्रथम है। और जिस समय देश प्रथम के वाक्य को लेकर, देश सर्वोपरि के वाक्य को लेकर यदि कोई सत्ता में आता है तो सत्ता में आने के बाद में की पहल कैसे होती है? तो 10 साल से जिस यमुना जी को आप जा नहीं सकते थे, 10 साल के बाद तुरंत शपथ ग्रहण होने से पहले ही यमुना सफाई का कार्य शुरू हो जाता है। शासन और सुशासन का अंतर कितना है? केवल एक शब्द का नहीं है, ये पूरी मानसिकता का अंतर है। शासन में बैठे रहना और शासन में बैठ के सुशासन स्थापित करना, ये हमारे यहाँ किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नेंस आज बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां पर गवर्नेंस बाहर का पढ़ाया जाता है, विदेशी गवर्नेंस को पढ़ाया जाता है। लेकिन गवर्नेंस तो भारत में आके सीखना चाहिए। राम राज्य से लेगी थी गवर्नर देखेंगे तो प्रभु राम जी जब वनवास गए तो वनवास जाने के बाद में भरत को कहा कि तुम राज्य संभालो, लेकिन बड़े वो होने के बावजूद भी भरत जी वनवास जंगल में जाते हैं, उनको कहते कि नहीं आप हैं तो आप ही राजा रहेंगे। तो ये हो नहीं सकता है, कोई बात नहीं, आपकी चरण पादुकाएं दे दीजिए। चरण पादुकाएं लाकर सिंहासन पर रखकर शासन भरत चलाते हैं, लेकिन शासन कौन चला रहा है? तो शासन पादुकाएं चला रहे राम जी की, लेकिन चला कौन रहा है? भरत चला रहे।
कर्तव्य की बात करेंगे तो कर्तव्य उस समय क्या थे, शासन में रहते हुए कर्तव्य कैसा था? तो धर्म को ही कर्तव्य, धर्म की व्याख्या बहुत बार लोग कहते हैं कि धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या जो की वो कर्तव्य से जोड़कर हमने की। मातृधर्म, पितृधर्म, राष्ट्र धर्म। राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, यह संस्कार में लाने का प्रयास हमारे यहाँ हुआ। गणतंत्र की हम बात करते हैं, गणतंत्र पहले शब्द है या गणाधिपति पहले शब्द है? गणेश जी पहले है, गणाधिपति पहले है, और वही गणतंत्र है। इसलिए भारत से सीखने के लिए है कि गुड गवर्नेंस यदि सीखना है, सुशासन यदि सीखना है, तो भारत से सीखना है। और इसके मुझे लगता है कि जिस माता अहिल्या जी की नगरी में हम बैठे हैं, इनकी कहानियां तो मुझसे ज्यादा आप लोगों के पास होगी। मेरे पास शिवाजी महाराज जी की कहानियां हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की कहानियां हैं, महाराणा प्रताप जी की कहानियां हैं। और इसलिए ऐसे ऐसे महान राजाओं ने शासन कैसे होना चाहिए ये अपने व्यवहार से सिखाया है। राजा विक्रमादित्य जी से सीख सकते थे। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारत के संस्कृति में शासन की परिभाषा व्यक्ति आधारित है, समाज आधारित है, समाज केंद्रित है। सत्ता परिवर्तन नहीं, समाज परिवर्तन यह प्राथमिकता है। और इसलिए समाज में यदि परिवर्तन लाना है तो समाज परिवर्तन के इस महान आंदोलन में समाज को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। और इसलिए समाज किस दिशा में चल रहा है? क्या सत्ता समाज पर हावी होनी चाहिए या समाज सत्ता पर हावी होना चाहिए, या दोनों मिलकर चलना चाहिए? सत्ता किसके प्रभाव में चलनी चाहिए? सत्ता पर भी अंकुश किसका होना चाहिए? जो सत्ता में बैठे लोग हैं, शासन में जो लोग बैठे हैं, वो यदि गलत कुछ कार्य कर रहे हैं तो वो सही होना चाहिए, ये कौन बोलेगा? जो अधीन है वो नहीं बोल सकते। जो समाज केंद्रित जो जिनकी सोच है वह यह परिवर्तन ला सकते हैं। मुझे बड़ा हर्ष है कि आप एक नदी को प्रदूषित होने से आप लोग सब लोग बचा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मैंने अभी अध्यक्ष जी को पूछा कितने साल से चल रहा है, उन्होंने कहा 12 साल से हमारा प्रयास चल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण और बताता हूं, इसी प्रकार का है। संत बाबा सीचेवाल करके आप पढ़ सकते हैं पेपर में, कभी गूगल में देख लीजिए। काली बहन नाम की नदी है जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी थे, अपने नानक देव जी को एक ओंकार का साक्षात्कार जिस नदी में हुआ, 3 रात 2 दिन उस नदी के अंदर नानक शाह रहे थे। उस नदी में जब वो नाला बन गया था तो ये संत थे बाबा सीचेवाल, उन्होंने पूरा लोगों को संग्रहित किया, लोगों को साथ लिया और बिना किसी सरकार की मदद के किसानों को कहा कि आप अपने बुलडोजर टैंकर सब कुछ लेके आ रही। लोगों को कहा कि आइए साफ करते हैं। वो स्वयं उतरे। उन्होंने ये सोचा है कि मैं बाबा हूं, संत हूं, मैं बताऊंगा केवल, नहीं, वो दिन रात उतरे और लगभग 165 किलोमीटर की नदी उन्होंने पूरी साफ की। बाद में सरकार ने मदद की क्योंकि सारी जनता पूरी लगी हुई थी। जहां आप पानी में उतर नहीं सकते थे, आज उस पानी को आप डायरेक्ट वहां से ग्लास से पी सकते हैं। इतना शुद्ध पानी वहां उस काली बहन में है। एक नदी का महत्व था, उन्होंने समझा कि इस नदी के महत्व को प्राप्त कराना पड़ेगा, इसको जो स्थान है उसका स्थान दिलाना पड़ेगा। आप लोग भी शायद वही स्थान दिलाने लगे हुए हैं। निश्चित रूप से यह प्रयास जल्द पूरा होना चाहिए, ऐसी मैं आप अपेक्षा आशाएं व्यक्त करता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि जैसे तुलनात्मक अभ्यास तो हम सब लोग मिलकर करेंगे।
जहां बात आती है कर्तव्य की, तो हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिखा है कि यह संविधान किस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति के भी अधिकारों की चिंता कैसे करता है, धर्म की चिंता कैसे करेगा, उसके पूजा पद्धति की भी चिंता कैसे करेगा, इस देश की जमीन को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक सामान्य व्यक्ति का क्या योगदान होना चाहिए। मैं जब जम्मू कश्मीर में रहा, नॉर्थ ईस्ट में रहा, या प्रवास के दौरान, तो मैंने कई ऐसे अनुभव, छोटे छोटे अनुभव मैं आपको बता सकता हूं कि जिसने शायद प्रियम्बल पढ़ा नहीं है, जिसको शायद संविधान पता नहीं है, लेकिन आज ऐसे सामान्य भारत का नागरिक जो है, वो सामान्य व्यक्ति भी देश के संविधान की तरह जीता है। देश के संविधान के एक एक शब्दों को लिए वो जी प्राण, अपने प्राणों का बलिदान कर रहा है। एक सतीश नाम का एक लड़का, जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस कमेटीज का गठन किया गया। आतंकवाद से लड़ने के लिए गांव के लोगों को हथियार दिए गए गवर्नमेंट की योजना से, और विलेज डिफेंस कमेटी गांव गांव में बनी। तो उसमें सतीश नाम का जो फर्स्ट ईयर पढ़ने वाला लड़का, जिसके ऊपर आतंकवादियों ने इनाम रखा था इसको मारने के लिए, जिस समय पूरे पहाड़ों पर जंगलों में घिर जाता है, आतंकवादी चारों तरफ से उसको घेरते हैं, ये टारगेट होता है। जब गोलीबारी होती है तो इसके हाथ को गोली लगती है। अब हाथ को गोली लग गई है, लेकिन अपना मैं घायल हुआ हूं, ये आतंकवादियों को पता नहीं चलना चाहिए। यदि पता चल गया तो मैं पूरी तरीके से मार जाऊंगा। पत्थर के पीछे छुपता है और पाव से कंटिन्यू एक फायर करते रहता है। 45 मिनट तक पाव से फायर करता है। 45 मिनट के बाद में आर्मी आती है और वहां से उसको बचा के हॉस्पिटल में एडमिट करती है। हम लोग उसको ब्लड देने के लिए हॉस्पिटल में गए, तो मैंने उसका हाथ देखा, पूरा छलनी हो गया है। तो मैंने उसको पूछा कि अभी तुम वापस जाओगे, तुम तो बंदूक चला नहीं पाओगे, वापस जाओगे, तुमको तो मार दिए जाओगे तुम। तो वो मुझे फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला लड़का जो बिस्तर पर बेड पे बैठा हुआ है, वो मुझे बोलता है कि भैया ये उंगली चल रही है ना, अब उनकी खैर नहीं। जम्मू शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर, डोडा से भी आगे, गंदो जिले में जंगल में रहने वाला एक व्यक्ति, एक सामान्य लड़का, फर्स्ट ईयर पढ़ने वाला, ये जज्बा रखता है कि भले मैं प्राणों के बलिदान दे दूंगा, लेकिन भारत की भूमि नहीं छोड़ूंगा। और इसीलिए जम्मू कश्मीर से तो लोग विस्थापित होकर आ गए, लेकिन पीर पंचाल के बाद की जो पहाड़ी थी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, इन जगह के लोग भाग कर नहीं आए और वो सामना करते रहे। इसलिए जम्मू शहर तक, जैसे श्रीनगर में आतंकवाद था, वो आतंकवाद पहुंच नहीं पाए और देश सुरक्षित हुआ। तो देश की सीमाएं अक्षुण्ण रखने की बात जो संविधान में लिखी जाती है, तो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण कौन है, कौन प्रयास कर रहा है उसके लिए? आप जनजातीय क्षेत्र में, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, झारखंड में आप चले जाइए, वहां अभी भी घर में कोई पूजा होती है तो वहां का हमारा जनजाति भाई, जो शायद अशिक्षित होगा, कोई हमारे जैसा पढ़ा लिखा नहीं है बहुत, लेकिन फिर भी उनके घर में यदि कोई शादी विवाह कुछ है, तो वहां पर जब पानी लेने के लिए जाते हैं तो नदी से पूजा करते हैं और उसकी परमिशन मांगते हैं कि हमारे घर के कार्य के लिए हम पानी का उपयोग कर रहे हैं। कौन सी किताबों में सिखाया गया है? लेकिन एक पर्यावरण के बारे में मेरा कुछ कर्तव्य है, दायित्व है, यह किसी ने बतलाया नहीं है, लेकिन हमारे व्यवहार में, हमारे कर्तव्यों में शायद गांव गांव में ऐसे कई उदाहरण होंगे कि जो सिखलाए जाते हैं और उसका व्यवहार का प्रत्यक्ष उदाहरण भी लोग अपने जीवन में प्रस्तुत करते हैं। मेरे जैसे व्यक्ति को यदि उदाहरण दिखता है तो शायद मैं उससे प्रेरणा लेके मैं 4 लोगों को उदाहरण बताता हूं। हम समानता की बात करते हैं कि समानता आनी चाहिए, समानता आनी चाहिए। बहुत बार चुनाव के समय कुछ झोपड़ियों में जाके, कुछ लोगों के घरों में जाकर खाना खा के समानता का संदेश दिया जाता है। आप जनजातीय क्षेत्र में जरूर जाइए, वहां पर देखिए कि समानता कैसी है। कोई थोड़ा ज्यादा अमीर होगा, थोड़ा सा गरीब कोई है, तो वहां समानता एक जैसी दिखती है। कैसी दिखती है?
तो किसी के यहाँ शादी है, गरीब के यहाँ भी शादी होगी ना, तो शादी में आने वाला हर एक व्यक्ति 4 लकड़ियां लेकर आएगा, थोड़ा सा चावल लेकर आएगा, थोड़ा सा तेल लेकर आएगा। आने वाला हर एक व्यक्ति इतना सामान लेकर आएगा। और इसीलिए कोई किसी की भी शादी में जाता है तो इतना सामान लेकर हर किसी के यहाँ जाता है। किसी की भी शादी में खाना कम नहीं पड़ता है। सबकी शादी एक समान होती है। कौन से समानता की बात करते हैं? तो लोग अपने व्यवहार से, जीवंत उदाहरण से एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। दीप से दीप जलाने की बात जब हम करते हैं तो ऐसे ही नहीं है कि साधारण प्रेरित होने वाली बात है। अब मैं कल का एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। हम लोग जब खाना खाने कल गए थे, श्रीमाली होटल, यहाँ का बहुत प्रसिद्ध होटल है ना, वहां कुछ मिला नहीं खाने के लिए, मतलब नंबर नहीं लगा, तो हम प्रेसिडेंसी होटल में गए। वहां खाने के बाद में थोड़ी सब्जी बची थी, तो मैंने उस वेटर को कहा कि भैया इसको काम करो, इसको पैक कर दो, किसी के काम आ जाएगी। मैंने इसको ये कहा कि किसी के काम आ जाएगी, और मैंने कहा 2 रोटी उसके साथ दे देना। तो वो अंदर गया, अंदर से पैक करके लाया, 2 रोटी लाया, लेकिन रोटी थोड़ी ज्यादा दिखी। तो मैंने कहा 2 रोटी दी मांगा, तुम ज्यादा क्यों लाई? तो मुझे क्या बोलता है, भाई साहब मेरे तरफ से भी 1 रोटी दे दीजिए। दूसरे के प्रति यदि मेरे मन में संवेदना नहीं है तो कर्तव्य का बोध हो ही नहीं सकता। फिर आप किसी गरीब को देखिए, किसी दिव्यांग को देखिए, किसी अंध व्यक्ति को देखिए, किसी महिला के साथ कुछ अत्याचार हो रहा है, किसी बालक के साथ कुछ अत्याचार हो रहा है। इन सारे चीजों में यदि हमारा कर्तव्य जागता नहीं है तो शायद हम संवेदनशील नहीं है। और सत्ता में बैठे लोग, शासन में बैठे लोग यदि इस प्रकार के संवेदनशील नहीं है तो उनसे ये अपेक्षा हम कर ही नहीं सकते कि सामान्य जनता के लिए वो कोई बहुत बड़ी योजना, परिवर्तनकारी योजना लेकर आए। जब योजना आती है तब लगता है कि सामान्य व्यक्ति के बारे में भी कोई सोचा गया है, उसका भी चिंतन कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में है। और इसलिए पहलगाम में जितने भी हमारे भाई बहन मारे गए, उनको श्रद्धांजलि पूरे देश ने दी, लेकिन श्रद्धांजलि देने तक केवल लोग नहीं रुके। तो जिनके सिंदूर छीन लिए थे, फिर से एक बार ऑपरेशन का नाम सिंदूर देकर उनके सिंदूर का सम्मान किया। मतलब सिंदूर नाम रखते समय भी लोगों ने कितना सोचा होगा, आप जो देखिए। आज सिंदूर जब मैं सोचता हूं तो हाथ में रोंगटे खड़े होते कि जिनके मन में आया होगा कि सिंदूर नाम होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को छूने वाला विषय हो। और इसीलिए लोगों की, समाज की मानसिकता क्या है, भावना किस तरह से चल रही है, उससे यदि सत्ता में, शासन में बैठे लोगों के तारतम्य यदि नहीं है, उसकी वेवलेंथ यदि मैच नहीं करती है, तो सत्ता में बैठे आप हैं लेकिन सुशासन नहीं है। और सुशासन आप जिस तरीके का देते हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति के मन में यह भाव उत्पन्न होना चाहिए कि नहीं, मैं भी कुछ करता हूं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। सरकार यदि, शासन इतना कुछ कर रहा है तो मेरा भी कुछ कर्तव्य है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। यह एक वातावरण की निर्मित होनी चाहिए। यह वातावरण की निर्मित होना भी बहुत आवश्यक होता है। और मैं इसलिए बोलता हूं कि संविधान एक ही है, लेकिन जिस समय बंगाल में उसी संविधान के तहत यदि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हम देखते हैं तो सत्ता में आने के बाद वहां पर बहनों के साथ किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। यदि इस पॉलिटिकल विषय को, मतलब केवल वो बंगाल में दूसरे विचार की कोई है, दूसरी पार्टी है, इसको, इस बात को यदि बगल में रख दिया जाए, बाजू में रख दिया जाए, लेकिन एक मानवता भी तो है। केवल हमको कोई वोट नहीं देता है या केरल में हमारे विचार का कोई नहीं है, राष्ट्रवाद की बात यदि कोई करता है तो उसके सरेआम कॉलेज के बाहर भारत माता की जय बोलता है, इसलिए उसको 4 टुकड़े कर देना, यह अधिकार किसने दिया है? और इस कृत्य को यदि सत्ता में, शासन में बैठे लोग उसका यदि समर्थन करने लगते हैं तो क्या वो सुशासन माना जाएगा? शिवाजी महाराज जी का उदाहरण जब हम देखते हैं कि मुस्लिम महिला को भी जब उठाकर लाया तो शिवाजी ने कहा कि नहीं,
इसको ससम्मान वापस भेजना चाहिए। तो सत्ता में बैठे व्यक्ति का भाव कैसा है, उससे सुशासन और सुशासन से एक सामान्य व्यक्ति के मन में मुझे देश के बारे में, समाज के बारे में कुछ करना है, ये भावना उत्पन्न होती है। पहले विदेश में कोई प्राइम मिनिस्टर जाते थे तो हम सब लोग जानते कि किस प्रकार से विदेश नीति हमारी थी। जो मैंने इतिहास में गलती की बात बोल रहा हूं, एक बांग्लादेशी एक वोट होता था। किसने लाया बांग्लादेशियों को देश में? क्यों लाया था? क्या भारत में मजदूर कम थे? रोजगार खेती करने के लिए मजदूर नहीं थे? असम में थे। असम की जनता की खेती थी। फिर बाहर से मजदूर लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और मजदूर लाकर उन मजदूरों को यदि हम ला रहे थे तो देश की चिंता हमको थी क्या? यदि देश की चिंता थी तो जब आपने लाया तब हमने वर्क परमिट देना चाहिए था कि बांग्लादेशी आए, काम करे, पैसा कमाए, चले जाए, लेकिन उनको मताधिकार नहीं देना चाहिए। वोटिंग राइट देने का अधिकार नहीं था। वोटर लिस्ट में नाम, इलेक्ट्रिक बिल में उनका नाम, राशन कार्ड में उनका नाम, सब जगह जब नाम इन्वॉल्व होने लग गए तो जिन जिन लोगों को लाया गया उन सारे लोगों को बसाया गया। एक बांग्लादेशी एक वोट में तब्दील हो गया। और उसके बाद में जो सत्ता में परिवर्तन आने लगे, वो सत्ता में परिवर्तन आने के बाद में आज हम किस कगार में खड़े हैं? तो बंगाल, बिहार, असम, झारखंड, इन सारे क्षेत्रों में जो एक लोक संख्या का असंतुलन हो रहा है, उसके कारण जो समस्या है सामान्य जनता को फेस करनी पड़ी है, क्या यह सुशासन का फेलियर नहीं था? ये सत्ता में बैठे लोगों ने अपने प्रांत के बारे में सोचा था क्या? भविष्य के देश के बारे में चिंता की थी क्या? और इसलिए सामान्य व्यक्ति जब अपने व्यवहार से इन छोटी छोटी बातों से अपना कर्तव्य का प्रकटीकरण करता है तो जिनके हाथ में बागडोर दी है उन्होंने कितना ज्यादा इन सब विषयों के बारे में सोचना चाहिए, ये जरूर चिंता का विषय है। और मैं इसलिए केवल कुछ बातें, मैं जैसे जम्मू का बारे में बताया, तो मैं कहता हूं कि ये भूमि के प्रति उसका कर्तव्य था, उस लड़के ने निभाया कि इस भूमि को बचाना ये मेरा कर्तव्य है, उसने निभा दिया। सावित्रीबाई फुले, जमशेदजी टाटा, महर्षि कर्वे, लोकमान्य तिलक, इन सब लोगों ने शिक्षा के बारे में अपना कर्तव्य निभाया। महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके लिए विरोध हो रहा था, फिर भी सावित्रीबाई फुले जी ने उसको स्वीकार किया कि नहीं, कितना भी विरोध होगा चलेगा, लेकिन महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके लिए मैं पुढाकार लूंगी, इनिशिएटिव लूंगी। और हम सब लोग जानते कि लिया। महर्षि कर्वे जी ने शिक्षा संस्थान खोल दिया, जमशेदजी टाटा ने IIT जैसा संस्थान खोल दिया। ऐसे शिक्षा संस्थानों में अपना योगदान होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने केवल टाटा जी को इतनी ही अपेक्षा व्यक्त की, जब जमशेद टाटा जी जापान से अपना माल लाते थे तो वहां से माल लाने के लिए टाटा जी बाहर जाते थे, तो स्वामी जी ने उनको कहा कि आप वहां से माल लाने जाते हैं, उससे अच्छा भारत में हम क्यों नहीं निर्माण कर सकते? तो उन्होंने कहा कि भारत में निर्माण करने के हमारे पास उसकी योग्य लोग नहीं है। तो यदि वो लोग नहीं है तो हम लोग क्यों नहीं तैयार कर सकते? क्या हमारे धरती पर ये लोग नहीं है? ऐसे लोग नहीं है, ऐसे बुद्धिजीवी नहीं है? स्वामी विवेकानंद जी ने अपने मन की बात जमशेदजी टाटा जी के सामने रखी और 5 साल के बाद में जमशेदजी टाटा जी का पत्र स्वामी जी को आता है कि मैंने बंगलोर में ऐसा एक संस्थान शुरू कर दिया है। शिक्षा के प्रति उनका एक कर्तव्य उनको लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए, देश के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। सत्ता में नहीं थे, शासन में नहीं थे, सामान्य नागरिक थे, कर दिया। खेल के क्षेत्र में देखें तो हेमा दास जैसी छोटी सी लड़की बचपन से भारत के लिए कुछ करना चाहिए, मन में जज्बा है, लेकिन दौड़ने के लिए जूता भी खरीदने का पैसा उसके पास नहीं है। मैं जब उसको गोल्ड मेडल मिला तो मैं उसमें असम में था, मैं जब उसके घर में मिलने के लिए गया तो नीचे झुक के जाना पड़े, ऐसे कौलारू घर उसका था।
जूता खरीदने के लिए पैसा नहीं था, वो दिन आया एडिडास घर पहुंच गया जूता देने के लिए। लेकिन एक दृश्य सबने देखा कि जिस समय उसको गोल्ड मेडल मिला, उस समय तिरंगा झंडा ऊपर हवा में जा रहा था, हेमा दास के आंखों से आंसू आ रहे थे, और वो दृश्य देख के शायद देश के हर एक व्यक्ति के आंखों में आंसू आया। एक हेमा दास अपने क्षेत्र में अपने कर्तृत्व के आधार पर अपनी मेहनत से अपने देश का तिरंगा ऊंचा होते हुए देख सकती है, और उसने खेल में अपना जो कर्तव्य वो निभाया, ऐसे हम नहीं कह सकते क्या? तो देश में किसान अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, सफाई कर्मचारी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, शिक्षक अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जो जो जिस मोर्चे पर है वो अपना अपना कर्तव्य निभा रहा है। शासन देने वालों ने इन सारे कर्तव्य निभाने वाले लोगों के प्रति जागरूक रहते हुए, संवेदनशील रहते हुए उन लोगों के लिए सही योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। उनको प्रोत्साहन मेरी माँ जी मुझे देती है, तो भारत को बचाए रखने के लिए वो प्रयास करती है। यदि शहद और अदरक मिलाकर खा लो, खांसी तेरी ठीक हो जाएगी, ये प्रमाण किसी ने हमने किसी ने अपने माँ को मांगा नहीं है कि मुझे प्रमाण तो पहले ठीक होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेस्टेड ओके है, हजारों सालों से हम ये करते आए हैं। ऐसे कई परिपाटी हमारे देश में है कि जो परंपरागत हमको मिली है, इसको संभाल के रखना है तो भारत को भारत बनाए रखना पड़ेगा। और भारत अपना रास्ता यदि छोड़ रहा है तो उस भारत को बनाए रखने के लिए हम जैसे नागरिकों को सजग बने रहना पड़ेगा। मैं केवल 2 उदाहरण बता रहा हूं, सजगता क्यों चाहिए। आज कॉलेज कैंपसेस में एक वोकिज्म नाम से शुरू हुआ है। क्या है वोकिज्म? ये सारी चुनौतियां है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं कि अब तक तो ये कर्तव्य हम करते रहे, लेकिन अभी देश को बचाना है तो हमको किस प्रकार का कर्तव्य करना पड़ेगा। अभी देश को यदि बचाना है तो देश के सामने जो चुनौतियां है उसको लेकर आज मैं क्या कर सकता हूं, आने वाली युवा पीढ़ी क्या कर सकती है। यहाँ कुछ वकील लोग बैठे, युवा वकील लोग भी है, नए नए कानून क्या बन सकते हैं, इस पर शायद हमको सोचना पड़ेगा। और इसलिए जब सेम सेक्स मैरिज की बात होती है, लिव इन रिलेशनशिप की बात होती है, मैरिटल रेप की बात होती है, इन सारे विषयों पर ये सब मांग करने वाले लोग कौन हैं? कोई एक विचार के ऐसा कहते हैं क्या? वो केवल भारत की व्यवस्थाओं को नेस्तनाबूद करने वाले, भारत की संस्कृति को, सांस्कृतिक मूल्यों को तहस नहस करने वाले, जिसको हम भारत कहते हैं, ऐसे भारत की प्रतिमा को समाप्त करने में लगे हुए लोग। और इसलिए ये जो वर्ग है वो क्या कहता है, एक तरफ लिव इन रिलेशनशिप को, उसमें उनको सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, मतलब दोनों लड़का लड़की साथ में रहेंगे विदाउट एनी सर्टिफिकेशन। दूसरी तरफ वही ग्रुप है, वो ग्रुप क्या कहता है कि सेम सेक्स मैरिज करेंगे, समान लिंग में शादियां होगी, मतलब एक तरफ तो आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और एक तरफ आप इस प्रकार का व्यभिचार करेंगे, इस प्रकार की शादियों के लिए हम बात करेंगे, मतलब आप कुछ व्यवस्थाओं में बनना चाहते हैं। जब लड़की लड़की दोनों शादी करेंगे तो उसमें माँ कौन और पिताजी कौन, फिर उसमें आपस में तय करेंगे कि ये माँ और ये तुम पिताजी। देखिए मतलब किस तरीके से क्या सोचकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कॉलेज कैंपसेस में नो जेंडर, ये काम आ रहा है, क्या कोई जेंडर नहीं है, मतलब ही जो है वो ही चाहता है कि वो ही ना लिखे, उसके लिए शी लिखिए आप, और ना ही लिखना है ना शी लिखना है, क्या लिखना है पता नहीं। किस दिशा में हम जाना चाह रहे हैं, मैं इसमें और ज्यादा नहीं जाऊंगा, आप इसके विस्तार में जब जाएंगे ना तो और कई घटनाएं आपको सामने आएगी। कोर्ट में तो ऐसे मैटर आ रहे हैं कि मतलब क्या बताया जाए। एक लड़का दूसरी लड़की के लिए लिंग परिवर्तन करके लड़की बन जाता है, क्यों? लड़की लड़की शादी करनी इसलिए, ठीक है। और जब परिवर्तन के बाद में शादी होती है तो शादी के 6 महीने बाद जिस लड़की के लिए उसने परिवर्तन किया वो लड़की छोड़ के लड़के के साथ शादी करती है।
वो लड़का फ्रस्ट्रेट होगा, किस दिशा में हमारी युवा पीढ़ी को हम जाने देंगे? जब कॉलेज कैंपसेस में लिपस्टिक लगाकर लड़का लड़कियों के कपड़े पहनकर कैंपस में आता है, आप उसको क्या कहेंगे? किस दिशा में हम जा रहे हैं? क्या ये समाज हमको चाहिए? क्या ये स्वतंत्रता हमको चाहिए? क्या? और इसलिए भारत को यदि भारत बनाए रखना है तो भारत का बोध होना बहुत जरूरी है कि भारत क्या था और भारत को फिर से हमको क्या बनाना है। ये पक्का हमारा ये लक्ष्य हमारा होना ही चाहिए। और इसीलिए मैंने कुछ बातें आप लोगों के सामने रखी, कुछ बातें और है, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर क्या क्या किस प्रकार की फिल्में आ रही है। सजग नागरिक के नाते हमको शायद इस पर आगे बढ़ना पड़ेगा, इसका विरोध कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। एआई बहुत अच्छा है, लेकिन एआई के सकारात्मक क्या क्या पहलू है इसको समझना पड़ेगा, इसलिए उसमें अवेयरनेस की हमको लाना पड़ेगा। जितना क्रिमिनल माइंड अपने लिए एआई का उपयोग करता है, क्या सज्जन शक्ति एआई का उपयोग जल्दी सीख सकती है क्या? तो देश की सज्जन शक्ति को एआई जरूर जल्दी समझना चाहिए ताकि सकारात्मक उपयोग हम करने के लिए अपने बच्चों को भी बता पाए। क्रिप्टो करेंसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है या साइबर क्राइम है, इन सारे विषयों पर कहीं ना कहीं नए कानून बनना, सजग नागरिक के नाते हमारी भूमिका हम सब लोग मिलकर निभाए। और इसलिए मुझे लगता है कि शासन में बैठे लोग हैं, यदि उनको इन सारी बातों से वो अवगत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं, मैं दूसरा विरोधी शब्द नहीं ले रहा हूं, इन सारी चीजों से यदि अवगत नहीं है तो उनको अवगत कराने का काम भी सज्जन शक्ति का है। और मुझे लगता है कि अभ्यास मंडल लगभग 64 ईयर्स से 64 साल से यह सज्जन शक्ति निर्माण करने का एक सकारात्मक काम लगातार कर रही है। और इसलिए ऐसे सकारात्मक कार्य को भगवान करे कि और बड़ा रूप इसका आए, सारे सफल आयोजन अभियान जो उन्होंने लिए वो जल्द से जल्द पूरे हो, इतनी मैं आशा अपेक्षा आप सब लोगों से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।